बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी नोट्स। इंग्लिश हिस्ट्री की सीरीज़ में आज मेरी ये सेकंड वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है मिडिल इंग्लिश पीरियड, यानी कि द मेडिवल एज। इसको हम द मेडिवल एज भी बोलते हैं। ये पीरियड स्टार्ट होता है 1066 से, जब नॉर्मन कंक्वेस्ट होती है, और ये ख़त्म होता है 1500 AD तक। अब मिडिल इंग्लिश पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ये पीरियड 1066 से 1340 तक रहता है। इसे हम अर्ली मिडिल एज भी बोलते हैं और इसे बिफोर चौसर भी बोला जाता है। दूसरे नंबर पे है एज ऑफ चौसर। ये पीरियड स्टार्ट होता है 1340 से और ख़त्म होता है 1400 को, जब चौसर की डेथ होती है। और ये तीसरा है एज ऑफ रिवाइवल। ये पीरियड स्टार्ट होता है 1400 से और 1500 तक ख़त्म होता है। एज ऑफ रिवाइवल को बैरन पीरियड भी बोला जाता है। ये बैरन पीरियड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई ख़ास लिटरेरी वर्क नहीं होता है। इसमें सिर्फ चौसरियन सक्सेसर्स ही हमें मिलते हैं, यानी कि वो राइटर मिलते हैं जिसने चौसर के काम को इमिटेट किया है या कॉपी किया है। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में, जो बिफोर चौसर है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नॉर्मन कंक्वेस्ट हो गई तो एंग्लो नॉर्मन का पीरियड शुरू होता है और एंग्लो सैक्सन का पीरियड ख़त्म होता है। तो वो कैसे होती है बैटल ऑफ हेस्टिंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विलियम द कॉन्करर, जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी है, फ्रांस का एक इलाका है नॉर्मंडी, ये वहाँ का बादशाह होता है। इसे विलियम फर्स्ट भी कहा जाता है। ये अटैक करता है इंग्लैंड पे, और उस वक्त एंग्लो सैक्सन का जो किंग होता है वो होता है हैरोल्ड गॉडविंसन, जिसे हैरोल्ड सेकंड भी कहते हैं। ये लास्ट किंग होता है इंग्लैंड का। तो इन दोनों की आपस में जंग होती है, और ये जंग क्यों होती है, इसके पीछे वजह क्या होती है, तो वो भी मैं बताती चलूँ कि एंग्लो सैक्सन का जो असल में लास्ट किंग होता है वो हारोल्ड नहीं होता, बल्कि वो एडवर्ड होता है। एडवर्ड मरने से पहले अपनी वसीयत लिखकर जाता है, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं होती। तो उसका जो सेकंड कज़न होता है वो विलियम होता है, जो कि फ्रांस में रहता है। तो वो अपनी वसीयत में लिख कर जाता है कि मेरे बाद बादशाह बनाया जाए विलियम को। तो जो हैरोल्ड होता है वो, अब मैंने आपको बताया था कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था एंग्लो सैक्सन्स ने। तो उसे एक हिस्से का मतलब किंग था गॉडविंसन, ये उसका बेटा था हैरोल्ड। तो ये राजगद्दी के लालच में आ गया कि ये तो इंग्लैंड का राजा, तो मुझे बनना चाहिए, विलियम को नहीं। तो ये विलियम को जब पता चलता है कि हारोल्ड ने वसीयत के ख़िलाफ़ जाकर इंग्लैंड पर कब्ज़ा कर लिया है, तो वो इससे लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए अपनी फ़ौजें लेकर इंग्लैंड पे आता है और इंग्लैंड पे अटैक करता है। तो इसी वजह से बैटल ऑफ हेस्टिंग्स होती है 1066 में। और बैटल ऑफ हेस्टिंग में किंग जो है हैरोल्ड, उसकी डेथ हो जाती है उसकी आंख में तीर लगने से। तो विलियम बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो इसी तरह जो विलियम है वो इंग्लैंड का किंग बन जाता है। अब नॉर्मन्स ने इंग्लैंड पे अटैक करने से पहले यूरोप के दूसरे पार्ट, बहुत से हिस्सों पर अटैक किया, ख़ास तौर पे फ्रांस पे। इन्होंने फ्रांस पे अटैक किया और फ्रांस ने चुपचाप बिना कोई प्रोटेस्ट किए, बिना कोई एहतजाज किए, इनको अपनी नॉर्दर्न लैंड्स दे दी। अपनी नॉर्दर्न ज़मीनें इनके हवाले कर लीं कि ये लो, तुम यहाँ रहो। अब जो नॉर्मन्स थे उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने वहाँ फ्रेंच औरतों से शादी कर ली, फ्रेंच कल्चर को सीख गए। पहले ये समुद्री लुटेरे होते थे, लूट मार करने वाले होते थे, लेकिन जब उन्होंने फ्रेंच कल्चर को सीखा तो ये थोड़े सिविलाइज्ड हो गए, थोड़े सलीकामंद लोग बन गए। अब यहाँ बात होती है कि इंग्लैंड में लैंग्वेज कौन सी बोली जाने लगी।
उस टाइम पे ये होता था कि जो बादशाह रूल करता था लैंग्वेज भी उन्हीं की बोली जाती थी। तो फ्रेंच जो लैंग्वेज वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। कोर्ट्स और पार्लियामेंट में यही लैंग्वेज बोली जाती थी। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताती चलूँ कि 1066 से 1200 तक जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है एंग्लो सैक्सन की, वो बिल्कुल खामोश हो गई। यानी कि ऐसा हो गया कि जैसे ओल्ड इंग्लिश यहाँ पे बोली ही नहीं जाती थी। यानी कि कोर्ट और पार्लियामेंट में फ्रेंच लैंग्वेज आ गई, तो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को दबा दिया गया, उसे खामोश कर दिया गया, एक तरह से वो सो गई। अब जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज थी या एरिस्टोक्रेटिक लोग थे और पार्लियामेंट में हर जगह पे फ्रेंच लैंग्वेज का राज था, और जो लोअर क्लास के जो लोग थे, देहात में रहने वाले थे, उनमें से कुछ अभी भी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज बोलते थे। तो इसी तरह कुछ लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, कुछ लोग ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज बोलते थे। तो इन दोनों के मर्ज होने में, इन दोनों के मिलने से एक नई लैंग्वेज का जन्म होता है, एक नई लैंग्वेज पैदा होती है। उस लैंग्वेज का नाम है एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज या मिडल इंग्लिश लैंग्वेज। कुछ जो हिस्टोरियन है वो उसे इन बिटवीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, यानी कि ये बीच की लैंग्वेज है, ना इधर की ना उधर की। यानी कि ना ही ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज से मिलती जुलती है और ना ही ये मॉडर्न इंग्लिश से मिलती जुलती है। ये कोई नई ही लैंग्वेज बन गई थी, क्योंकि इसमें फ्रेंच लैंग्वेज के बहुत से वर्ड्स ऐड हो गए थे, जिसकी वजह से ये एक अलग लैंग्वेज बन गई। ये ओल्ड इंग्लिश से थोड़ी डिफरेंट थी। आज भी अगर हम देखें तो व्यूअर्स, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें ज़्यादातर हमें फ्रेंच लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज के बहुत से वर्ड्स मिलते हैं। ये इसी वजह से कि जब एंग्लो सैक्सन्स यहाँ आए थे तो वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, और जो रोमन्स आए थे वो लैटिन लैंग्वेज बोलते थे, और फिर जो नॉर्मन्स आए तो ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। इसीलिए इन तीन लैंग्वेज का हमारी जो इंग्लिश है उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अब ये जो नॉर्मन्स हैं, नॉर्मन्स मीन नॉर्थमैन। नॉर्मन्स का मतलब है नॉर्थमैन। ये बहुत ही पावरफुल और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीपल थे, यानी कि ये लड़ाई करने में बहुत माहिर थे, जंगें लड़ते थे, लूट मार करते थे। लेकिन जब से इन्होंने फ्रेंच कल्चर सीखा, ये सिविलाइज्ड बन गए। अब ये बात तो हो गई कि इंग्लैंड में पार्लियामेंट और कोर्ट्स वगैरह में बोली जाती थी फ्रेंच, और लोअर क्लास के जो मिडिल क्लास के लोग थे वो बोलते थे इंग्लिश लैंग्वेज, और जो क्लर्जी मैन थे, वहाँ के पादरी वगैरह थे, वो अभी भी लैटिन लैंग्वेज को प्रेफर करते थे। यानी कि चर्च में अभी भी लैटिन लैंग्वेज ही बोली जाती थी। वो जोर देते थे कि लैटिन लैंग्वेज में ही सब कुछ किया जाए और पढ़ा जाए। अब उस टाइम पे जो कैथोलिक चर्च है वो बहुत ही पावरफुल हो गया, बहुत ही पॉपुलर भी हो गया, क्योंकि उस टाइम पे कैथोलिक चर्च जो भी बोलता था, जो भी कहता था, जो उसने ऑर्डर देना, वो आवाम को मानना पड़ता था। और उसी टाइम पे क्रुसेड भी हुई, यानी कि जिसे हम सलीबी जंगें बोलते हैं, वो हुई 1095 में। अब जो सलीबी जंगें हुई तो वो उन्होंने अलग अलग हिस्सों में जाकर लड़ाइयाँ की, और वहाँ से लिटरेचर लेके आए इंग्लैंड में। उसी टाइम पे एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर भी ऐड हुआ, जिसे रोमांस लिटरेचर कहते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे नोटेबल बात ये है कि रोमांस लिटरेचर का मतलब ये नहीं कि ये रोमांस जेंडर के बारे में है, बल्कि ये रोमांस सोल्जर्स और उसकी कंट्री के दरमियान जो मोहब्बत होती है, जो हुब्बुल वतनी होती है, ये उस पर बेस्ड करता है। और ये जो रोमांस है ये स्टोरीज पर बेस होता है, स्टोरीज पर मुश्तमिल होता है, ना कि पोइट्री पर। और ये बोरो किया गया है लैटिन और फ्रेंच सोर्सेज से, क्योंकि ये इंग्लैंड वालों के लिए बहुत ही नई चीज़ थी। ऐसा लिटरेचर पहले नहीं लिखा गया था। ये सोर्सेज कहाँ से आई हैं? लैटिन लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज से। और ये रोमांस डील करता है किंग आर्थर पे, वार ऑफ ट्रॉय, और मिथिकल डूइंग्स ऑफ शार्लमेन एंड द अलेक्जेंडर, जिसे हम अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बोलते हैं।
अब बात कर ली जाए वहाँ पे लिटरेरी वर्क्स की, तो सबसे पहले एक पोइट थे जिनका नाम था लेमन। उन्होंने एक पोइम लिखी ब्रुट के नाम से, लेमन्स ब्रुट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज डोमिनेंट थी, तो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं बोली जाती थी। तो इस बंदे ने ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में पोइम लिखी, जिसको क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन भी बोला जाता है। ये एक हिस्टोरियोग्राफी थी जो ब्रिटेन की हिस्ट्री बताती है, और ये 16,096 लाइन्स पर मुश्तमिल थी और एलिटरेटिव वर्ड्स में लिखी गई थी। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि उस टाइम पे जो लिटरेचर था वो ज़्यादातर किंग ऑर्थर और उसके नाइट्स के बारे में लिखा जाता था। उस लिटरेचर में किंग ऑर्थर और उसके नाइट्स की तारीफ़ की जाती थी। लेकिन ये जो लेमन है, इसने उस रवायत को ख़त्म किया और ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया। ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद ये पहली पोइम है जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई, और ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पहली ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत मुख्तलिफ थी, क्योंकि इसमें फ्रेंच के वर्ड्स भी ऐड हो चुके थे। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये ओल्ड इंग्लिश तो फिर भी समझी जा सकती है, लेकिन जो ओल्ड इंग्लिश पहली थी वो बहुत मुश्किल थी। अब उसी टाइम पे एक और पोइम लिखी गई, द ऑर्मुलम, जो एक ओर्म नाम के बंदे ने लिखी, और ये एक मॉन्क था। ये तकरीबन 19,000 लाइन्स पर मुश्तमिल है, और एक बहुत ही ब्रिलियंट पोइम भी लिखी गई, द ऑल एंड द नाइटिंगेल। इसमें एक ऑथर होता है, वो मतलब ऑल का और नाइटिंगेल का जो पोइट्री का मुकालमा है वो सुन रहा होता है। और एक राइटर भी रह चुके हैं रिचर्ड रोल ऑफ हैम्पोल के नाम से, उन्होंने भी बहुत काम किया है उस दौर में। और 3 हमें रिलीजियस पोइम्स भी मिलती हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है कर्सर मुंडी। ये तकरीबन 3,000 लाइन्स पर मुश्तमिल है और एक प्रीस्ट ने लिखी थी। इसके अलावा क्लीननेस एंड पेशेंस भी, ये हमें रिलीजियस पोइम्स मिलती हैं। ट्वेल्व हंड्रेड के बाद जब ओल्ड इंग्लिश दोबारा बोली जाने लगती है, यानी कि जो ओल्ड इंग्लिश ख़त्म कर दी गई थी, विलियम सेकंड ने यहाँ पे रूल करने के बाद ओल्ड इंग्लिश को स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दिया था। और तो ये लैंग्वेज जो दोबारा जागी 1200 में, और उस टाइम पे लंदन बिकेम द सेंटर ऑफ एजुकेशन। जो लंदन था वो एजुकेशन का हब बन गया, यानी कि मरकज़ बन गया। तो दूर से जब क्रूसेड्स की जंगें हुई हैं, सलीबी जंगें हुई हैं, तो उन्होंने दूसरे इलाकों में जब अटैक किया है, तो वहाँ से वो लिटरेचर लेके आए लंदन में। तो यहाँ पे उसी टाइम राइटर्स भी पैदा होना शुरू हो गए। तो उसी टाइम पे स्कूल्स और कॉलेजेस भी बने वहाँ पे, क्योंकि पहले जो मतलब सारा एजुकेशन का काम होता था वो चर्चिज़ में होता था, लेकिन अब उनके पास लिटरेचर आ गया है, तो ज़्यादातर काम स्कूल और कॉलेजेस में होता था। और उसी टाइम पे द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश हुई है और द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश हुई है। द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1167 में और द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1209 में इस्टेब्लिश होती है। व्यूअर्स, अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।